प्यारे बच्चों, आज मेरे हाथ में ये एक फोर व्हीलर टॉय है और ये एक सिंपल पेंडुलम है। इनके जरिए आज हम समझने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 4.7 वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे पहले कि आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। आज के लेक्चर में हमने एक्चुअली समझना यह है कि वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत क्या है और ये एक्चुअली है क्या। देखिए यहां पर वर्क एनर्जी, अब वर्क के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एनर्जी के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। देन एनर्जी की फॉर्म्स जो कि दो बेसिक फॉर्म्स है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं सुने तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाले लेक्चर्स सुन लीजिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअली है क्या। देखिए यहां पर जब मैं इसको छोड़ूंगा यहां पे ले जाकर तो ऑब्वियसली यहां पर इसके पास एनर्जी है, जब इसको मैं छोड़ूंगा तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर मैं इस फोर व्हीलर टॉय को इसके करीब रखता हूं और अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ऑब्वियसली ये जाकर उसके साथ टकराएगा, यानी उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। यहां पर आके जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो फोर्स कोई ना कोई वर्क डन करेगी। यहां पर इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो ये जाकर उसके साथ टकराएगा। अभी आप ऑब्जर्व करें कि इस फोर व्हीलर ने आगे मूव किया है, तो जो फोर्स इसने जाके उस पर एक्सर्ट किया, उस फोर्स ने क्या किया है, वर्क डन किया है। और वो वर्क डन किस फॉर्म में आपके सामने अपीयर हुआ है। देखें यहां पर जब इसने जाके उसके साथ टक्कर मारी है तो उसने आगे मूव किया है, यानी जब उसने मूव किया है तो उसके पास क्या आ गई थी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर पहले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, जब इसने जाकर उसके साथ टक्कर मारी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी आई है ऑब्वियसली पहले जीरो थी, बाद में कुछ और हो गई है काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि जितना वर्क डन हुआ है, जो कि नेट फोर्स ने किया, जो उस पर एक्सर्ट हुई है, वो इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि इसके पास क्या आ गई थी, काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, पहले जीरो थी उसके बाद कुछ और हो गई है। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि नेट फोर्स ने जितना वर्क डन किया है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। तो यही है वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट। इसको जरा लिखते हैं यहां पर। अब वर्क एनर्जी थ्योरम की यही वाली स्टेटमेंट भी लिख दी है, किस तरह से, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम the change in kinetic energy of an object is equal to the work done on it by a net force। देखें यहां से यहां तक जब इसने मूव किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आया, चेंज आया। देखें यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, जब इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। और वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वो उस वर्क डन के इक्वल है जो कि नेट फोर्स ने इस पर किया है। देखें यहां पर ये इस तरह से था, इस पर नेट फोर्स अप्लाई हुई और इसने मूव किया। अब नेट फोर्स ने क्या किया है, इस पर वर्क डन किया है। जो इस पर वर्क डन किया है नेट फोर्स ने, वो एक्चुअली इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है और वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसकी इक्वल है, उस वर्क डन की इक्वल है जो इस पर नेट फोर्स ने किया है। तो यही स्टेटमेंट है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है वो किसके इक्वल होगा, वो उस वर्क डन की इक्वल होगा जो कि उस पर नेट फोर्स ने किया, जो भी नेट फोर्स उस पर लग रही है। यहां से हम नेट फोर्स इसके जरिए उस पर लगा रहे थे, तो जो नेट फोर्स उस पर लगी, उस नेट फोर्स ने क्या किया, वर्क डन किया। वो वर्क डन किसकी इक्वल आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो अब इसकी जरा मैथमेटिकल फॉर्म को भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग लगाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहां पर स्टेटमेंट में क्या था, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन। तो यहां पर वर्क डन को अगर मैं W से एक्सप्रेस करूं तो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर लिख देते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
चेंज का क्या मतलब है? फाइनल माइनस इनिशियल, बार बार सेकंड चैप्टर में आपको ये बात पढ़ाई है। तो यहां पर फिर दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कौन सी वाली होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और ये रिलेशन किस तरह से आता है, इसको किस तरह से डिराइव करते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको काइनेटिक एनर्जी वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूं। तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल है तो हाफ mvf स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी फाइनल वाली हो जाएगी, माइनस हाफ mvi स्क्वायर। तो फिर ये इसकी क्या बन चुकी है? मैथमेटिकल फॉर्म। अब आगे बात आती है कि ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसका कोई प्रूफ भी है फिजिक्स में, या एवं ही हमने ये लिख लिया? एक तो आपने अभी फिजिकली देखा कि किस तरह से वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है, वहां से आपको समझ आ गया कि फिजिकली इस तरह से होता है। लेकिन क्या हम फिजिक्स के फार्मूलाई को यूज करके इस रिलेशन को प्रूफ कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रूफ की हेडिंग लगाते हैं और इस रिलेशन को प्रूफ करते हैं कि W इज इक्वल टू हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर किस तरह से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर अब प्रूफ की हेडिंग लगा दी है कि वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें एक सीन कंसिडर करना पड़ेगा जिसमें एक बॉडी है जिसका मास कितना है? स्मॉल m। मान लीजिए वो पहले मूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता और उसकी कुछ वेलोसिटी है vi, यानी आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। देखिए यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, मान लीजिए इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इस पर फोर्स एक्सर्ट होगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी ज्यादा होकर कितनी हो जाएगी? vf हो जाएगी। तो यहां पर यही बात लिखी है कि एक बॉडी कंसीडर करें जिसका मास स्मॉल m है और वो मूव कर रही है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, उस पर फोर्स एक्सर्ट होती है और उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो जाती है? vf। A force F acts on it and its velocity increases to vf, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर कितनी होगी है? vf। मान लीजिए उस बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है यहां से यहां तक, वो डिस्टेंस d है, उसको हमने स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है। तो इस केस में जब फोर्स एक्ट हुई है बॉडी पर, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी। तो यहां पर अब हमने लिखना यह है कि उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, वो हम कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए सबसे इजीएस्ट मेथड है, जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कोई से यूज कर लो। लेकिन मसला यह है कि यहां पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? vf इज इक्वल टू vi प्लस at, उसमें t आता है लेकिन इस पूरे सिनेरियो में आपको कहीं पर t नजर नहीं आ रहा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, तो सेकंड में भी t आ गया। अब थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, यानी 2a एक्सेलरेशन, हमें मालूम है कि वहां पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, हमने लिखा है 2as। अब s क्या है? एक्चुअली ये डिस्टेंस है और d डिस्टेंस हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, vf भी हमारे पास है और vi भी है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक्सेलरेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे the acceleration produced in a body can be calculated by using third equation of motion, by using third equation of motion, third equation of motion। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? एज किस तरह से? 2a, s की जगह पर d लिख लें, देखें s लिखें d लिखें एक ही बात है, तो यहां पर d लिख लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस d कवर हुआ है, इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहां से जरा a को निकाल लीजिए, तो किस तरह से निकालेंगे? a इधर ही रहेगा, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू यहां पर vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, इसी तरह से ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और db नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर लिख दीजिए। तो यहां से एक्सेलरेशन कितनी निकल कर आई है? a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अवर 2d। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन निकल कर आ चुकी है और इसमें vf है, vf की भी हमने ऑलरेडी बात की हुई है, vi है वो भी हमने लिखा हुआ है, 2d, d की भी हमने बात की हुई है कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है? d कवर किया है। अब एक एक्सेलरेशन तो यहां से निकल कर आ गई और एक सबसे मशहूर मारूफ लॉ है न्यूटन सर का दूसरा लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें भी एक्सेलरेशन आती है, तो वहां से भी तो हम लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सर का दूसरा लॉ। तो न्यूटन सर का लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए, दिस इंप्लाइज दैट। मैं इंप्लाइज डालकर आगे लिख रहा हूं, आपने स्टेप के नीचे स्टेप करना है। जब आप स्टेप के नीचे स्टेप करते हैं तो वहां पर पेपर में बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है। एक्सेलरेशन को मैं एक साइड पर कर लूंगा, a इज इक्वल टू एफ अवर एम हो जाएगा। देखिए इस m को उठा के खींच कर इधर ले आए तो पीछे a बच जाएगा, तो a किस इक्वल हो जाएगा f ओवर m के। साइड्स को एक्सचेंज करके यहां पर लिख लिया है। इसको अगर मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दूं इक्वेशन नंबर 2, तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम नजर आ रही है। यहां पर भी a है, यहां पर भी a है। तो जब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को भी सेम होना चाहिए। जब सेम होना चाहिए तो हम फिर इसको इसके इक्वल रख देते हैं। किस तरह से? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कि इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए एक तो ये लॉजिक है कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी सेम होना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि पुट कर दे वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कि a की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 से उठाओ और इक्वेशन 1 में जाकर लगा दो। ये भी आप लिख सकते हैं। और कंपेयरिंग वाला भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंपेयर करना है। f अवर m इज इक्वल टू, f अवर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d। यहां पर फिर मैं आगे इंप्लाइज करके लिखूंगा, आपने स्टेप के नीचे स्टेप लिखना है, यानी इस स्टेप को इस स्टेप के नीचे जो मैं आगे लिख रहा हूं आपने उसके नीचे लिखना है। तो यहां से अगर इस d को उठाकर इधर ले आए और इस m को उधर ले जाएं तो क्या बना? एफ डी इज इक्वल टू, इस m को उधर लेकर जाओ तो m को उधर ले जाइए, m इंटू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। अब इनके स्क्वायर्स भी हैं तो ऊपर स्क्वायर्स भी इसी तरह से लिखने हैं, डिवाइडेड बाय पीछे क्या बचेगा? यहां पर 2 बचेगा क्योंकि d को उठा के आप उधर ले गए, तो 2 लिख दीजिए नीचे इसी तरह से। आगे फिर इंप्लाइज करके लिखते हैं, आपने स्टेप के नीचे स्टेप करना है। तो एफ डी इज इक्वल टू, एफ डी इज इक्वल टू, अब m को मल्टीप्लाई कर दें अंदर और 2 को सेपरेटली डिवाइड कर दें, तो किस तरह से लिखेंगे? 1/2 इंटू एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर। देखिए यहां से हमने लिखा है 2 को इसके नीचे सेपरेट डिवाइड किया, इसके नीचे सेपरेट डिवाइड किया, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर। तो यहां से आपको मालूम है कि जो एफ डी है ये किसकी इक्वल होता है? वर्क डन की इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वर्क आएगा। तो यहां पर फिर दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू, और ये क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी। ये भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। बस फर्क इतना है कि ये VF है, ये VI है, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी। तो किस तरह से लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहां पर अब आप 3 डॉट्स डालकर लिखते हैं, 2 डॉट्स ऊपर डालने हैं, 1 डॉट नीचे डालना है। तो क्या लिखेंगे? सिंस एफ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू कमा हाफ एम वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड हाफ एम वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहां से अगर मैं थोड़ी फर्दर बात करूं तो दिस इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू, चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर नीचे प्यारा सा करके लिख दें हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड, कि ये लो जी प्रूव हो चुका है। तो कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता है कि प्रूव दी वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर प्रूव दैट W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपने ये वाला प्रूव उठाकर वहां पे लिख देना है। तो यहां पर ये जो कमेंट्स हैं ये आपने लाजमी लिखने हैं। इनको कहते हैं कि इक्वेशन के बारे में आपने कमेंट किया है, यानी सिंस एफ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू, कि एफ डी चौके W की इक्वल है,
हाफ mvf² क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल है, और हाफ mvi² क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वल है। इसलिए इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और नीचे आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ऊपर प्रूफ की हेडिंग लगाई थी और नीचे हमने चलकर ये प्रूव कर दिया है। अब बात आती है कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये किन किन कंडीशंस में वैलिड होता है। नेक्स्ट हेडिंग अब हमने लगा दी है वैलिडिटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां पर ये हेडिंग वैलिडिटी भी हो सकती है, या फिर पेपर में इस तरह पूछ सकता है व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, या व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क एनर्जी थ्योरम किन किन केसेस में अप्लाई हो सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्कोप क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, या फिर वैलिडिटी क्या है। तीनों केसेस में आपने आंसर यही लिखना है और यही इसकी वैलिडिटी है। यहां पर सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एनी डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिलेटिव टू डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स की डिस्प्लेसमेंट की बनिस्बत जो भी डायरेक्शन हो, देखें या तो ये हो सकता है कि फोर्स इस तरफ लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो दोनों की, cos 180 डिग्री बनेगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी मैं आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वाले लेक्चर में बता चुका हूं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगी तो एंगल 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर कहने का मकसद यह है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही। हाँ, ये हो सकता है कि जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज होगा, यानी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का केस होगा। यानी इस तरह की कुछ बात कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिलेटिव टू डिस्प्लेसमेंट जो भी होगी, हर केस में वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल होगा। अब इसी कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी कैन डू वर्क ऑन अनदर बॉडी बाय पुशिंग और पुलिंग इट। देखें, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो ऑब्वियसली वो मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो वर्क डन कर सकता है, क्योंकि एनर्जी क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जब एनर्जी है तो इसका मतलब ये होगा कि वो वर्क डन कर सकता है। मान लीजिए यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सारे का सारा रफ वर्क है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जाके उसको पुश करता है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि वर्क डन कर सकता है, तो ये जाके उसको पुश करेगा, यानी उस पर भी क्या करेगा, वर्क डन करेगा, यानी उस पर क्या करेगा, वर्क डन करेगा। यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जाकर उस पर क्या करेगा, वर्क डन करेगा, क्योंकि मूव कर रहा है। तो हमने यहां पर यही बात की है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, जिस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो जाकर दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करेगा, तो उस पर क्या करेगा, वर्क डन करेगा। या फिर यह है कि एक ऑब्जेक्ट इस तरह से है, उसके साथ एक रस्सी अटैच्ड है, और दूसरा ऑब्जेक्ट किधर है, इस तरह से है, और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जब इसके साथ रस्सी अटैच्ड है तो ऑब्वियसली उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये उस पर वर्क डन कर रहा है बाय पुलिंग। पुल का क्या मतलब है, खींचना, और पुश का क्या मतलब है, इस तरह से पुश करना। तो इस केस में क्या है कि जाकर उसको पुश करेगा तब भी वर्क डन करेगा, पुल करेगा तब भी वर्क डन करेगा। तो यहां पर हमने यही बात की है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो दो तरह से वर्क डन कर सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर, या तो उसको जाके पुश करेगा या फिर उसको पुल करेगा। तो यहां पर ये केस आपको समझ आ चुका है। अब कहते हैं कि इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा, एक बहुत ही आसान से एग्जांपल लेते हैं। ये सारे का सारा रफ वर्क है। मान लीजिए कि एक कील है, एक नेल है, उसको आपने हैमर से हिट किया है। क्या किया है, हैमर से हिट किया है, और ये नीचे कोई लकड़ी है, ये जो कुछ भी है वुड है, जिसमें आपने स्कील को फिक्स करना है। अब आप क्या करेंगे, इस हैमर से उस नेल को हिट करेंगे। जब आप हिट करेंगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, जब ये हैमर जाके उस नेल पे फोर्स एक्सर्ट करेगी तो ऑब्वियसली वो नेल भी कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स तो एक्सर्ट करेगा, और जो रिएक्शन फोर्स होगी वहां पर उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट होगी। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी और नेल मूव किधर कर रहा है, इस तरफ, फोर्स उसे किधर अप्लाई की, इधर अप्लाई की, और मूवमेंट किधर है, उस तरफ है। तो यहां पर नेल ने हैमर पर जो फोर्स एक्सर्ट की है वो वर्क डन किस में होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर हमने लिखा है कि ऐसे केस में फिर वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। यहां पर भी यही सिनेरियो आप ले सकते हैं। वर्क डन जब नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। किस तरह से, हमने अभी पढ़ा है W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी
फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि फाइनल वाली ज्यादा होगी। देखो यहां से जब फाइनल वाली ज्यादा होगी, इनिशियल वाली कम होगी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी ऑब्वियसली। तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि वर्क डन जब पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहीं पर अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, यानी ये वाली क्या हो? बड़ी हो, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, यानी पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है फिर कम हो गई है, जब कम होगी तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहां से फिर पता ये चला कि वर्क डन जब नेगेटिव होगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। पहले ज्यादा थी, बाद में कम हुई, डिक्रीज की। तो यहां से ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। या फिर अगर यूं बोलें कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा, जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, या फिर जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। हर तरह से इसको पढ़ सकते हैं। देन दूसरा पॉइंट ये है, द थ्योरम रिमेन्स वैलिड इवन इफ द फोर्स चेंजेस इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट लेक्चर में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट आर्टिकल क्या था? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो यहां पर कहता यह है कि अगर वर्क डन किसी वेरिएबल फोर्स ने किया है तो उस केस में भी वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होगा। तो यहां पर ये लिखा है द थ्योरम रिमेन्स वैलिड इवन इफ द फोर्स चेंजेस, कि अगर फोर्स वेरी कर रही है। फोर्स की वेरी करने के दो तरीके हैं। फोर्स क्योंकि वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड में वेरी करता है तब भी हम कहेंगे फोर्स वेरी हुई है। अगर डायरेक्शन में वेरी करेगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तब भी क्या कहेंगे कि फोर्स वेरी हुई है। तो यहां पर ये लिखा है कि अगर फोर्स चेंज होती है मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, कि एक पॉइंट पे फोर्स डिफरेंट है, दूसरे पॉइंट पे डिफरेंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे फिर डिफरेंट है, यानी डिफरेंट फोर्स अगर अप्लाई हुई है तो उस केस में जो वर्क डन होगा उसके लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर फिर आपको समझ आ चुकी कि वर्क एनर्जी थ्योरम उस केस में भी वैलिड होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी, और उस केस में भी वैलिड होगा जब अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, यानी हर केस में क्या होगा? वैलिड होगा। और दूसरे पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि अगर फोर्स चेंज हो रही है तब भी वैलिड होगा, कांस्टेंट होगी तब भी वैलिड होगा। यानी यहां पर फिर ये सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए कि ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में ही वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड ही रहेगा। तो यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम वाला आर्टिकल फिर आपको समझ आ चुका है। तो इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपको कह सकता है प्रूव दैट W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, हाउ कैन यू मैथमेटिकली एक्सप्रेस द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। MCQs भी इसमें से बन सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। या फिर इस तरह से भी MCQs बन के आ सकता है कि जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इसका क्या मतलब है? कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो इसका क्या मतलब है? कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। उसमें से भी अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर भी आपने मिस नहीं करना। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।